नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, यूपी के युवाओं ने, छात्रों ने आज बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया है। 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद लाखों युवा जो हैं वो सड़कों पे थे और कल आपने देखा कि लखनऊ और प्रयागराज में बीजेपी के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया था, जिस पर आज सरकार को, मोदी सरकार को या कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार की डबल फजीहत उत्तर प्रदेश में हुई है, क्योंकि योगी सरकार पेपर लीक की खबर को गलत बता रही थी और उधर मोदी ने खुद वाराणसी आकर राहुल गांधी को तो कोसा कि वो वहां के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं, लेकिन पेपर लीक और बेरोजगारी पर मोदी ने कुछ भी नहीं कहा था। मगर आज जिस तरह यह फैसला लिया गया है, अब पुलिस भर्ती परीक्षा 6 महीने बाद फिर से होगी और अभी वाली परीक्षा रद्द होगी। यह फैसला लिया गया, वो युवाओं की बड़ी जीत इसे मानी जा सकती है, ये कह सकते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पेपर लीक पर मोदी सरकार पर तीखे हमले कर रहे थे। उनके साथ जीप पर चढ़कर कुछ नौजवानों ने बताया था कि कैसे पेपर लीक करवाकर उनके सपनों के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। आइए जरा एक बानगी सुन लेते हैं राहुल गांधी के साथ वो युवा जो कह रहा है कि कैसे पेपर लीक करवाया जा रहा है और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुनिए, प्रयागराज में शायद राहुल गांधी ये बात एक युवा के साथ कर रहे हैं। सुनिए जरा। यहां पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार। थैंक यू सर। कैसे हो? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आप कितने समय से, कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती। तो एक युवा से यहां उसकी पढ़ाई का खर्च, उसका हिसाब किताब और उसके साथ साथ उस युवा के सामने क्या परेशानी है, ये सब कुछ सुनते हुए राहुल गांधी, ये वीडियो आप पहले देख चुके हैं और आज जब युवाओं के सामने सरकार झुक गई है तब राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। और उस ट्वीट को जरा ले आइए। राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। ये जो लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई। संदेश साफ है, सरकार कितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। बहुत बड़ा यहां पैगाम राहुल गांधी का कि जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर आज बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए, अखिलेश यादव के इस ट्वीट को जरा आपके सामने लाना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार। पहले तो भाजपाई कह रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए थी। लेकिन तमाम
तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ये बात अखिलेश यादव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार को यह लग गया कि युवाओं के सामने अगर हम नहीं झुके तो युवा जो हैं वो चुनाव में हार के रूप में हमें जो परिणाम देंगे वो वहां तो झुकना पड़ेगा ही। तो अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं दोस्तों कि हार से बचने के लिए सरकार झुकी है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी हार से बचेगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। बात मैं कर रहा हूं लोकसभा चुनाव इसी साल 2024 का, क्योंकि बीजेपी को हराने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है। समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में हो गया और आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा, इन 5 राज्यों में, इसमें से आप दिल्ली, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ ये जो 2 हैं ये केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको देख लीजिए। और इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने सीट शेयरिंग यानी कि सीटों के बंटवारे जो है वो पक्की कर ली है। सुन लेते हैं, आइए जरा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंदर सिंह लवली जो बयान दे रहे हैं सीट बंटवारे को, उसको जरा ले आइए, क्या कुछ कह रहे हैं इसको सुन लेते हैं, सुनिए। 4-3 और के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है, कौन कौन से सीटों को फॉर्मुलाइज किया गया है, एक बार एक मिनट बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट सीट लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते हमने पहले भी कहा था, जो हमारे पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। मजबूती के साथ हम दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे और इसके सुखद परिणाम जो है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे। इनकलकेटेड एडवर्टाइजमेंट की भी बात निकल करके सामने आ रही है, साझा रैलियों को हम कब तक एक्सपेक्ट करें? जी, निश्चित तौर पे जब आप अलायंस में लड़ते हैं तो आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाते हैं, आप जो है मिलके चुनाव भी लड़ते हैं, तो ये सब चीजें होंगी जल्द। आप किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? मेरा काम चुनाव लड़वाने का है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष। तो सुन रहे थे आप, यहां दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली अपनी बात रखते हुए सीटों के बंटवारे के बाद और दिल्ली में कौन कौन सी सीटें किसके खाते में गई हैं ये सब यहां बताते हुए, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन यह तय है कि हर सीट पर इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। यानी बीजेपी को हर एक सीट पर इंडिया गठबंधन की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली जैसा ही नजारा आने वाले लोकसभा चुनाव में अब हर सीट पर दिखाई देगा, यह तय मानिए। यानी इंडिया गठबंधन की एकता बीजेपी के लिए हार की चेतावनी बन चुकी है। इधर जिस तरह जनता की नाराजगी अब आंदोलन बनकर जाहिर हो रही है दोस्तों, उसमें भी मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। किसान आंदोलन को सारी ताकत लगाकर कुचलने के बावजूद मोदी सरकार आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकी है। कल किसानों ने काला दिवस मनाया था, आपको याद होगा। आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर मोमबत्ती जलाकर किसानों ने प्रदर्शन किया और दिल्ली कूच अब किसानों ने 29 फरवरी तक टाल दिया है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने से रोकने के लिए एक याचिका भी दायर की जा चुकी है। कल आपने देखा कि हरियाणा सरकार ने किसानों पर एनएसए यानी रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको कहते हैं हिंदी में, उस कानून को लगाने का फैसला किया था। पहले परसों वो विज्ञप्ति उनकी आई, उसके बाद प्रेस रिलीज ये दिया गया कि उसे अब रद्द कर दिया जाता है, यानी एनएसए लगाने का फैसला रद्द कर दिया गया। और आज यूपी सरकार ने परीक्षा को, जो 50 लाख छात्रों ने कल उसके लिए प्रोटेस्ट किया था, उस परीक्षा को रद्द कर दिया, यानी पेपर फिर से कराने की बात कही। यानी जनता जब आवाज उठाए और बिना डरे अपने हक के लिए खड़े रहे तो सरकार को झुकना पड़ता है। ये 2 दिनों में 2 एग्जाम्पल से समझ में बात आ गई है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी ने भी जनता को उसके हक की बात की याद दिलाई है और बताया है कि सरकार कैसे उस पर अत्याचार करती है। ये जरा प्रियंका गांधी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहली बार जुड़ी हैं, वो भी अपने ससुराल से। ससुराल आप जानते हैं प्रियंका गांधी का मुरादाबाद है और वहां से वो इस यात्रा में जुड़ी और उसके बाद उन्होंने जनता को जो संबोधित किया, वहां क्या कुछ बातें कही हैं, जरा सुनिए। और इसी तरह से आप सोचिए, जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे
कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। तो कब तरक्की होगी, ये बता रही हैं प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी ने बीजेपी के बुलडोजर न्याय की धज्जियां यहां उड़ाकर रख दी हैं। आज प्रियंका गांधी ने जनता को लगभग ललकारने के अंदाज में यह भी कहा कि आप पिछले 10 सालों में अपने हाल को देखो, अपनी परिस्थितियां को देखो, समझो और फिर वोट डालो। जरा ये भी सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को, दूसरी बाइट। अपने अनुभव को देखो, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में, 10 सालों में मिला क्या है? नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सब्जी खरीद पाते हो। आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है, जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल, पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए, ठीक है? तो मान लो 5 सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा। और आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है। आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो भाई देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे, जब आप सवाल उठाओगे सरकार से कि मुझे सब्जी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। जब तक ये सवाल आप नहीं उठाएंगे, जब तक इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया है, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज समझते हैं। तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो। जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको सोच, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। तो सुना आपने, कह रही हैं यहां प्रियंका गांधी, आप अपने अनुभव से सीखिए कि पिछले 10 साल में आपको क्या मिला। अपनी परिस्थितियों को देखें और सोचें कि आखिर मोदी सरकार से आपको क्या मिल रहा है। वोट डालने जाइए आप तो क्या कुछ देखकर सोच समझ के आप वोट डालिए। बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को देखकर अपना वोट देंगे। प्रियंका गांधी ये कह रही थी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम चीखते चिल्लाते रहेंगे, लेकिन उससे बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने का जिम्मा जनता का ही है। और इस बात से ही पता चलता है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कैसे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जनता को जगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो राहुल गांधी ने, उनके एक ट्वीट को आपने देखा, उन्होंने एक बाइट भी, अपनी बात भी रखी इसी मसले पे। युवाओं की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होते हुए नजर आते हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपने पक्ष में लेने के लिए
राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कह दिया था, आपने सुना था जब वो भागे भागे पहुंचे थे वाराणसी। लेकिन आज युवाओं के सामने डबल इंजन की सरकार की जो डबल फजीहत हुई है, और उस फजीहत के बाद राहुल गांधी ने जो अपनी बात रखी है, जरा उसको भी सुन लीजिए। पेपर लीक हुआ और एग्जाम कैंसिल कर दिया, सुना आपने? देखिए, सीधी सी बात है, ये पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि ये लोग के युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाना चाहते ना तो सुना आपने। आइए दोस्तों, अब न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं आज और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल इसमें चर्चा यही करेंगे कि क्या जनता जाग चुकी है, क्या बीजेपी को अपना सिंहासन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब आ रही है। क्योंकि ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं और पेपर लीक की बात यहां इसलिए दोबारा लेके आया क्योंकि कल आपने देख लिया 50 लाख से ज्यादा छात्र युवा सड़क पे आए, आज सरकार हिल गई और रद्द करना पड़ा। किसान जो हैं वो सड़क पे हैं, और ऐसे बेरोजगार युवाओं के अलावा महंगाई से त्रस्त लोग भी सड़क पे हैं। जब जनता आती है तो आप जानते हैं कि क्या होता है, और यही काम यहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज सड़क पे करते हुए दिखाई दिए। इनके साथ जो ये यात्रा है, और वो भी खासकर उत्तर प्रदेश में, इस यात्रा ने हिलाकर रख दिया उत्तर प्रदेश को। और इसी उत्तर प्रदेश में पहुंचकर जब ये यात्रा पहुंची, जहां राहुल गांधी की यात्रा को झटके पे झटका देने की पहले से तैयारियां चल रही थी। आप देखिए, बिहार पहुंचे नहीं थे कि वहां बिहार में गठबंधन को तोड़ दिया गया, वो पहुंचे नहीं थे झारखंड कि वहां पर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, वो पहुंचे नहीं थे, अभी पहुंचे भी नहीं है वहां महाराष्ट्र जहां खत्म होगी यात्रा, वहां से एक नहीं बल्कि दो बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया गया। लेकिन सबसे बड़े राज्य में राहुल गांधी ने जो खेला किया है, शायद उससे उबर नहीं पाएगी बीजेपी, और बहुत परेशान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए भागे भागे उनको वाराणसी पहुंचना पड़ा, और भागे भागे अमेठी पहुंच गई, एक नहीं बल्कि 4 दिनों की यात्रा पर स्मृति ईरानी। ये सब आपने सुना है। और इसी उत्तर प्रदेश में जब अब निकलने की बारी है उत्तर प्रदेश से, कल उत्तर प्रदेश से शाम को निकल जाएगी यात्रा, उसी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को एक आकार मिला, और वह आकार इस ढंग से कि सीटों का बंटवारा, हाई सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। जो चिल्ला रहे थे मित्र मीडिया मंडली, उनको अब हार थक के कहना पड़ रहा है कि अरे सीटों का बंटवारा वहां ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हो गया। और यहीं से जो हम लिख रहे हैं कि इंडिया के दांव से फंस गया है लोकसभा चुनाव। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे यह चुनाव फंस गया है। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब हैं, हमेशा की तरह आज शनिवार का दिन है। गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नमस्कार करता हूं आपका। प्रेम कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी बने हुए हैं, हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी बने हुए हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी बने हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास ही। प्रेम कुमार जी, जो कुछ सुबह से लेकर शाम तक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन, और उस आंदोलन में छात्रों को आज सफलता। उसके अलावा आप देखिए, इंडिया गठबंधन की एक कड़ी और जुड़ती हुई दिखाई दी, जहां ऑफिशियली आज घोषणा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की घोषणा, और उसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ गरजते हुए उत्तर प्रदेश में। ये सब कुछ फोकस उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। स्मृति ईरानी की जान वहां बसती है, क्योंकि वहां एक बार हार चुकी थी, और उसके बाद इस बार, पिछली बार किसी तरह जीती, और इस बार बुरी तरह अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। घर बनवा चुकी हैं, रहेंगी वहीं, 15,000 वर्ग फुट का घर है उनका, और ये सब है। लेकिन क्या लगता है, फिर भी चुनाव फंस गया है? प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, चुनाव बहुत रोचक हो गया है, भारत पाकिस्तान के मैच की तरह रोचक हो गया है। कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है। ऐसे तो कागजी टीम अक्सर जीत का दावा करती है, तो बीजेपी जरूर कागजी टीम है, और वो कह सकती है कि 2019 की तरह बिहार में भी उनके पास नीतीश कुमार हैं, या
महाराष्ट्र में भी उनके पास शिवसेना है, अतिरिक्त रूप से एनसीपी है, ये सब कागज में कह सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि सर्वे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास जो 15% वोट बैंक हुआ करता था वो घटकर 7-8% पर आ चुका है। और ये बात भी सच है कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी में गए हैं, उनके पार्टी में नेताओं के बीच में जो बेचैनी है, जो दुख है, क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, सवाल जवाब देना मुश्किल हो रहा है, पगड़ी बांधे रखे कि खोल दें नीतीश को हटाने की शपथ पर, इन सब कारणों से जो उनका जनाधार खिसका है। इसके अलावा और भी जो अंदर खाने की जो लड़ाई है जो सामने आई है, उससे ये इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है, ये एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ है जो पिछले 2019 में था। और महाराष्ट्र में भी शिवसेना, क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ जो परफॉर्म किया था एनडीए ने, वो परफॉर्मेंस ये दे सकेंगे? नहीं। मैथमेटिकली लगता है कि आपने शिवसेना को तोड़ दिया तो आधा उद्धव ठाकरे और आधा एकनाथ शिंदे, आपने एनसीपी को तोड़ दिया तो आधा शरद पवार और आधा अजित पवार। लेकिन ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। जनता सही और गलत को समझती है। जनता ये समझती है कि गलत कौन है और सही कौन है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे जैसे लोग उन्होंने क्यों समझौता किया, क्यों सत्ता के साथ मिले, क्यों जनादेश जनता की चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से टॉपल किया गया और लोकतांत्रिक तरीके से गिराया गया। तो इसका जवाब जब जनता देने बैठती है तो फिर शरद पवार भी और मजबूत हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे भी और मजबूत हो जाते हैं, जो आज इंडिया गठबंधन के साथ है। यानी 2019 के मुकाबले देखें तो कागज में शेर दिखने वाला एनडीए एकदम आप समझिए कि बिल्ली नजर आती है। और इंडिया गठबंधन जो पिछले 2019 में नहीं था, यूपीए था, यूपीए में एड ऑन हुआ है। इसके साथ आम आदमी पार्टी आई है और आम आदमी पार्टी के साथ जो घोषणा हुई है सीटों के शेयरिंग की, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ जो घोषणा हुई है, ये भी इंडिया गठबंधन में है, पहले यूपीए में नहीं थे जी। ये यूपीए में ताकत बढ़ी है और जुड़ी है। इसके अलावा कांग्रेस में एक नई जान आई है और कांग्रेस में जो नई जान आई है उसी के कारण ये सारी चीजें भी हुई हैं। और उस नई जान के पीछे राहुल गांधी की अथक मेहनत है, एक सोच है, विजन है और राजनीति को जनता से कनेक्ट करने का उनका एक तरीका है। दो भारत जोड़ो यात्राओं के बाद जो इम्पैक्ट बना है उसने इंडिया गठबंधन को परसेप्शन के लेवल पर मजबूत किया है। यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सियासत इंडिया गठबंधन को बिखरे रहने के रूप में दर्शाने की, राहुल गांधी को पूरी यात्रा को राहुल गांधी के फेम को चमकाने के लिए बताने की रही है। वो इस बात को नकारते हैं कि राहुल गठबंधन कोई सियासत को बदल रहे हैं, लेकिन उनके नकारने से कुछ नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी जब कुछ भी स्टेप लेते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डर करके कुछ न कुछ हरकत कर रही होती है। जब वो महाराष्ट्र में जाते हैं, जब महाराष्ट्र में आपको याद होगा, पहले भी जब महाराष्ट्र में गए थे तब की भी राजनीतिक घटना याद कीजिए, और अब जब दूसरे भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं तब की भी याद कीजिए, तो सिम्टम्स एक हैं कि राहुल गांधी जब बिहार में जाएंगे तो आपको नीतीश प्रकरण होगा, हेमंत प्रकरण होता है झारखंड में जाने से पहले, या फिर उत्तर प्रदेश में आने से पहले जयंत प्रकरण होता है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही कि उनको राहुल गांधी को कमतर दिखाना है। कमतर क्यों दिखाना है? क्योंकि उनको डर लग रहा है। ये चीजें हुई है। और आज जो घटना घटी है सीट शेयरिंग की, इस बारे में हमेशा से यही कहा जाता है, अरे नेताओं के जुटने से क्या गठबंधन बनता है? हम पहले भी पोस्टर बने थे, फोटो खिंचाए थे, फोटो ऑप्स हुए थे, इस बार भी वही होगा और ये गठबंधन हो नहीं पाएगा। लेकिन सच ये है कि जो नहीं हो पाएगा कहा जा रहा था वो होता हुआ दिख रहा है। और ये 2019 के
मुकाबले बदली हुई परिस्थिति है, और इस बदली हुई परिस्थिति के पीछे वो सारे आंदोलन है जो इन दिनों देश में चल रहे हैं। आज छात्रों जी। के बीच जो असंतोष था, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूं, क्लोज कीजिए प्लीज। जी जी जी, तो जो छात्रों के बीच असंतोष था, उस असंतोष को जब उन्होंने काउंटिंग की कि ये तो 60 लाख लोग हैं, अरे इनके पास 5-5 लोगों का भी परिवार होगा तो 3 करोड़ लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। इस तरीके से जब उन्होंने देखा तो ये आंदोलन के सामने वो झुक गए, क्योंकि विपक्ष भी एकजुट हो रहा था, आंदोलन के साथ खड़ा था। राहुल गांधी खड़े थे, पल्लवी पटेल गई थी, अखिलेश यादव साथ खड़े थे। तो इस दबाव में आकर के सरकार ने अपने पैर खींचे हैं। ये डर का परिणाम है जी। जी जी बिल्कुल, ये डर का परिणाम है। सरकार को पैर खींचना पड़ा। सरकार को चाहे पेपर लीक का मामला हो, वहां परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। 6 महीने बाद परीक्षा करवाएगी सरकार। वहां पे चाहे किसानों के आंदोलन में, देखिए किसानों के आंदोलन जो पहला आंदोलन था वहां पर भी सरकार को झुकना पड़ा था। यहां डबल इंजन की सरकार की डबल फजीहत हम पहले से कह रहे हैं, वो यहां दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी तह में आपको जाने की जरूरत है। इसकी तह में आप जाएंगे तो ये हिम्मत, डरो मत का हिम्मत कहां से आया है, ये सब समझ में आपको आ जाएगा। पहले जल्दी से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, फिर श्रवण गर्ग साहब के पास आता हूं। शकील अख्तर जी, क्या कुछ है, अपडेट्स आपसे बहुत मिल जाती हैं, इसलिए अपडेट्स पे ही आऊंगा। राहुल गांधी की ये यात्रा अब कल रहेगी आगरा में। क्या, पहली बात ये आपसे समझना चाहता हूं कि कल क्या आगरा में अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं यात्रा में, पहली बात। दूसरी बात, ये यात्रा उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी की और इस यात्रा को डिमोलिश करने की, इस राहुल गांधी की फजीहत करने की यहां जो कोशिशें हो रही थी, अब यहां पर कुछ और दिखाई दे रहा है। एक गठबंधन यहीं से मजबूत होता हुआ दिखाई दिया और यहां आज कहीं ना कहीं सरकार को झुकना भी पड़ा है। कैसे देखा जाए इसको और क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए राजीव जी, अखिलेश यादव के नहीं शामिल होने का अब तो कोई कारण ही नहीं है। यूपी ने जो है इस चुनाव का पूरा माहौल बदल दिया है, और आज जो प्रियंका गांधी का भाषण हुआ है उसने इस लोकसभा चुनाव का पूरा टोन सेट कर दिया है। उन्होंने जिस तरह से आज युवाओं को झकझोरा है, वैसा बहुत लंबे अरसे के बाद देखने को मिला है। आप ये देखिए कि अगर ये चुनाव नहीं होते लोकसभा के, तो क्या ये परीक्षा रद्द होती पुलिस की? अग्निवीर कैंसिल नहीं किया, उसके लिए भी ऐसे ही लाखों छात्र थे जो चाहते थे कि अग्निवीर नहीं, हमें रेगुलर सेना में भर्ती किया जाए, और उससे पहले जो रेगुलर सेना में भर्ती युवक हो चुके थे उन्हें भर्ती नहीं किया गया, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। एक तरफ तो ये जो मीडिया है, ये बिहार के अंदर जो लाखों टीचर नियुक्त हुए हैं और पूरे देश से हुए हैं, उनके वीडियो दिखा दिखा कर वहां पे भ्रम फैलाता रहता है। लेकिन वो एक भी कमी बिहार के जो तेजस्वी ने टीचर नियुक्त किए हैं उनमें नहीं निकाल पाया कि इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है। और यहां अभी जैसा कि राहुल का आपने बताया, हमने कल भी कहा था कि पहले आरओ के पेपर लीक हुए थे और अब टीचर्स के, पुलिस के पेपर लीक हुए हैं। 1 करोड़ के करीब छात्रों ने फॉर्म खरीदे थे, वो 400 रुपए का एक फॉर्म था, और 48 लाख युवाओं को एडमिशन कार्ड मिले थे, यानी कि 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था जी। आप सोचिए कि कितना पैसा इकट्ठा किया है, और ये लोग अब फिर तैयारी करेंगे। कह रहे 6 महीने के अंदर हम फिर एग्जाम कराएंगे, इनको फिर तैयारी करना पड़ेगी। अब लड़के जो हैं इलाहाबाद में जो बता रहे हैं कि हम रहते हैं, वो किस तरह रहते हैं। आज एक लड़के का वीडियो हम देख रहे थे, वो कह रहा था कि मैंने दाल फ्राई नहीं खाई, सूखी दाल खाता हूं मैं। जी जी जी। गांव से लड़का आता है, उसके माँ बाप अपना पेट काट के शहरों में बच्चे को पढ़ाते हैं, किराए का कमरा लेता है, वहां किसी तरह खाना बनाता है, कोचिंग इतनी महंगी हो गई है, कोचिंग लेता है और रात दिन पढ़ता है, और उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, पेपर भी हो गए तो उसके बाद नियुक्ति नहीं मिलती है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं अब सतह पे आ गई हैं। इसीलिए आज प्रियंका ने बड़ा जेन्युइन सवाल किया कि बुलडोजर कहां चला। 6 किसानों को जिसने रोंदा था उसके घर चला, महिलाओं पे अत्याचार किया वहां चला, और जिसने पेपर लीक करा और करवाया क्या उनके घर चला। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज प्रियंका ने
चुनाव का टोन सेट कर दिया है। और आप देखिए कि इसी यूपी के बारे में हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि यह देश के चुनाव का नतीजों का टोन भी सेट करता है, तो वो सेट हो गया है। देखिए, 3 नेता या 3 पार्टियां ऐसी थी जिन पे गोदी मीडिया और बीजेपी संदेह की सुई लगातार घुमाती रहती थी। उनमें अखिलेश यादव, केजरीवाल और ममता बनर्जी। सबसे पहली शुरुआत अखिलेश यादव से हुई, सपा से हुई और वहां पे समझौता हो गया। और उस समझौते का ही परिणाम है कि आज जो है प्रियंका का ये टोन है, राहुल का ये टोन है। और कल आप देखेंगे, कल यूपी में लास्ट डे है, जैसा कि आप बता रहे थे अखिलेश का। कल अखिलेश आगरा में शामिल होंगे और उसके बाद यात्रा आगरा से होकर धौलपुर, वहां से लगा हुआ ये राजस्थान का, वहां चली जाएगी। और वहां के बाद 2 मार्च तक उसमें ब्रेक हो जाएगा। 2 मार्च तक यात्रा नहीं होगी और धौलपुर में रुकेगी और फिर धौलपुर से मुरैना होती हुई वो सीधे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो ये कल का जो जिक्र आप कर रहे थे, तो वहां राहुल ने इतना सटीक वार किया था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि आप युवाओं के नाम पे युवाओं को बरगला नहीं सकते। अरे राहुल ने जो नशे की बात करी है, वो तो राहुल ने सचेत किया है, घंटी बजाई है। हम लोग पंजाब में बजाते रहे, सब बीजेपी खुद बजाती रही है, हर पार्टी बजाती रही है कि पंजाब में ये ड्रग्स का जो नशा है वो पंजाब के नौजवानों को तबाह कर देगा, और उसके बाद ही उस पर रोक लगी है। राहुल ने क्या कहा? अरे बेरोजगार युवा होगा हताशा और निराशा में क्या करेगा? आज भी राहुल ने कहा कि 12 घंटे रील देखते रहते हो, इसका क्या मतलब हुआ? राहुल ने कुछ उसके खिलाफ बोला क्या? राहुल ने सचेत किया। उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी के नेता है, इनके बच्चे रील नहीं देखते हो, पैसा कमा रहे हैं और तुम्हें रीलों में उलझा दिया है। कल आप कह दोगे कि राहुल ने आरोप लगाया कि युवा रील देखते हैं। अरे राहुल ने सचेत कर रहा है कि होश में आ जाओ, और यही प्रियंका सचेत कर रही हैं कि सोचो सोचो तुम सोचो। उसने कहा प्रियंका ने साहब कि हमारे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। आज जो रौद्र रूप था प्रियंका का, वो जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को देखा था, हम उनमें से एक हैं कि जिसने इंदिरा गांधी के भाषण सुने थे और बहुत सुने थे। जब 80 का चुनाव था, उस वक्त से लेके हम कवर कर रहे हैं इस इंदिरा गांधी को और पॉलिटिक्स को। तो इंदिरा गांधी का वही रूप जो है वो आज प्रियंका में लोगों को दिखाई दिया। अगर आप जनता को झकझोरोगे नहीं, तो जनता जितने गहरे नशे में है, उसको जितना गहरा हिंदू मुसलमान का नशा चढ़ा दिया गया है, वो उठेगी नहीं। तो उसको उठाना जरूरी है, और इसीलिए राहुल कह रहे हैं, इसीलिए प्रियंका कह रही है, इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं। तो आज की तारीख में ये जो समझौता हुआ है आम आदमी पार्टी का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। सबसे ज्यादा केजरीवाल पे लोग शक कर रहे थे, और अब जैसा कि कल आतिशी ने कहा था, केजरीवाल को ये कभी भी गिरफ्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि डर के मारे केजरीवाल समझौता नहीं करेंगे। लेकिन समझौता हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हरियाणा में भी कांग्रेस ने 1 सीट दे दी, और वहां गुजरात में भी 2 सीटें दे दी, यहां 3 ली हैं। सब कुछ सब मिला जुला के वो अच्छा हुआ। और जैसा कि कहा जाता है कि लेन देन उसमें होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर पार्टी जो भी इंडिया गठबंधन में वो जीत जानती है कि हम खुद की सीटें बढ़ाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव हम देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर देश में लोकतंत्र रहेगा तो अगली बार हमारी सीटें कम होंगी, हमारी सीटें ज्यादा होंगी, वो सब चलता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र ही नहीं होगा तो क्या होगा? और एक लास्ट बात और कह रहे हैं हम कि अगर बीजेपी ये सोचती है अब कि वो ईवीएम के जरिए चुनाव जीत लेगी, तो अब वो संभव नहीं है। जनता उठ खड़ी हुई है। आपने देखा कि यूपी में युवा किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और ये जारी रहेगा। तो अगर ईवीएम का अब दुरुपयोग हुआ तो जनता जो है बहुत कड़ा प्रतिकार करेगी। जनता अब इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। जब उसने आंखों के सामने देखा, लड़का बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं दूसरे लड़के के मोबाइल में पेपर और पेपर के उत्तर हैं, तो मैं क्या करूंगा। ऐसे ही जब वो देखेगी कि अरे मैंने वोट इसको दिया, मेरे मोहल्ले वालों ने वोट इसको दिया, मेरे पूरे बूथ ने वोट इसको दिया और जीत ये रहा है, फिर वो चुप नहीं बैठेगी। तो आज की तारीख में अब ईवीएम का सहारा भी उनका खत्म हो गया है, क्योंकि जनता अब जो है जाग गई है, और जागी हुई जनता के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता है।
जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जागी हुई जनता के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता। श्रवण गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूं और एक जानकारी हमारे तमाम साथी जानते हैं, हालांकि सुबह 11:30 बजे खबर आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से 11:30 बजे से सुबह खबर आई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज घोषणा हो जाती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ेंगे और उसमें दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी को, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। उसके अलावा हरियाणा की 10 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी को और 9 सीट कांग्रेस पार्टी को, और चंडीगढ़ की 1 सीट है और 1 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को। इसके अलावा गुजरात की 26 सीटें, 26 में से 2 सीट आम आदमी पार्टी, भरूच और भावनगर, और उसके अलावा 24 सीटें कांग्रेस पार्टी को। गोवा की 2 सीट, नॉर्थ और साउथ गोवा, और उन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जबकि साउथ गोवा के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतार भी दिया था, यानी घोषित कर दिया था। उस कैंडिडेट का नाम अब आम आदमी पार्टी वापस ले रही है। इसी तरह आपने देखा यहां उत्तर प्रदेश में अभी 3 दिन पहले अखिलेश यादव और यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन, और उस गठबंधन में 63 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी यानी सपा को और 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को। और आप याद कीजिए कि वहां भी समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से अपने कैंडिडेट की पहले घोषणा कर दी थी, लेकिन उस कैंडिडेट को कांग्रेस के लिए इन्होंने बैठा दिया, यानी समाजवादी पार्टी ने बैठा दिया। तो ये एक गठबंधन धर्म यहां दिखाई दे रहा है। यहीं से आपके पास आना चाहता हूं गर्ग साहब, और साथ पैरेलली राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी, ये सारी चीजें हैं ही। क्या 2024 के चुनाव को इंडिया गठबंधन ने अब अपनी तरफ खींच लिया है? क्या चुनाव का टोन सेट हो चुका है? क्या यहां से बहुत मुश्किल है वर्तमान सत्ता का दोबारा इस पर काबिज होना? ये 3 सवाल आपके सामने रख रहा हूं, कई सारी बातें इसमें आपकी आएंगी, जरा प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, जो वर्तमान में सर्वे आ रहे हैं, जो काफी प्रतिष्ठित किस्म के सर्वे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 220 से लगा के 230-35 सीटें दे रहे हैं। और एक ये जो बात है हम शुरू से कह रहे हैं, जो एक चीज नई आई है उसमें ये आई है कि कांग्रेस अपने दम पर 100 से 150 सीटें जीत सकती है। ये पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें। अब एक जो चीज चल रही है, वो जो एक्सेप्टेड है, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि इस सरकार को बहुमत नहीं मिल रहा है, और ये सरकार की या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री की जुबान में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, उनके गुस्से में हो रहा है। जो आपने बताया जी, किस तरह की भाषा का उन्होंने राहुल गांधी के लिए बनारस में इस्तेमाल किया, नशेड़ी शब्द का इस्तेमाल जिस तरह का उन्होंने किया, बहुत ही अपमानजनक भाषा है कि विपक्षी दल के एक बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की भाषा को इस्तेमाल वो कर रहे हैं। ये बताता है कि अब ये जो लड़ाई है प्रधानमंत्री किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी अब माइनस हो गए हैं, राहुल गांधी का काम काफी कम हो गया है। ये जो गठबंधन हुआ है खासकर आम आदमी पार्टी और अखिलेश के साथ, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। 126 सीटों पर समझौता हुआ है इन दोनों के साथ जी। 80 सीटें इनकी है उत्तर प्रदेश की है जी, और जो 46 सीटें हैं उनमें 4 राज्य हैं, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़। इसकी 46 सीटें हैं। आप सोचिए कि 46 सीटों में केजरीवाल 39 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार हो गए। आप कितनी, मतलब केवल पंजाब पर वो एग्री नहीं किया उन्होंने, पंजाब वो अकेले लड़ रहे हैं, पर बाकी जो दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा और चंडीगढ़ को उन्होंने दे दिया कांग्रेस को, जहां की उनका मेयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया जी। और 17 सीटें इन्होंने दी है समाजवादी पार्टी ने। ये 126 सीटें होती हैं। आप 150 सीटें जो साउथ की है वो अलग निकाल दीजिए जी।
और 126 को भी जोड़ लीजिए। एक जो इसमें इसमें केरल नहीं है शामिल, इसमें बंगाल नहीं, ये बिहार नहीं है, एक पश्चिम बंगाल नहीं है और बिहार शामिल नहीं है। एक डिसाइसिव मैसिव विक्ट्री जिसको कहते हैं 1977 के दौर में इस देश की पॉलिटिक्स जा रही है। अब जो चैलेंज है इंडिया अलायंस के सामने वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी दलों या ऐसे दलों जो बीजू जनता दल है या जगन की पार्टी है इन या बीएसपी है, बीएसपी को भी जयराम रमेश का अगर आप नया अगर देखें जो ऑफर है बीएसपी को उन्होंने जो दिया है, अगर बीएसपी इसमें जुड़ जाती है तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। एक जो चीज इंपॉर्टेंट है राजीव जी वो है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ इनका जो संबंध हुआ है, गठबंधन हुआ है, वो फॉर्मलाइज नहीं हुआ अभी एनडीए का, बीजेपी का, जी एनडीए का। अभी ये नहीं बताया गया है कि जयंत चौधरी को 1 सीट दे रहे हैं, 2 सीट दे रहे हैं, 4 सीट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। उसी तरह जेडीयू के साथ भी संबंध फॉर्मलाइज नहीं हुआ है कि उनके पास जो 16 सीटें हैं या पिछली बार 17 थी वो 17 दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो और या एकनाथ शिंदे की पार्टी को कितना दे रहे हैं, शिवसेना को कितना दे रहे हैं वहां, या अजीत पवार को कि एनसीपी को कितना दे रहे हैं। एनडीए इस समय बहुत भयानक संकट में है और वो मैंने ये जो बात कही कि राहुल गांधी की अब जो उपस्थिति है वो अब उतनी महत्वपूर्ण इसलिए नहीं रही कि उन्होंने अपने जैसे कई राहुल गांधी खड़े कर दिए हैं। मतलब अब चैलेंज हो गया है अखिलेश का, चैलेंज हो गया है अरविंद केजरीवाल का, चैलेंज हो गया है हेमंत सोरेन का, चैलेंज हो गया तेजस्वी यादव का चैलेंज। तो इसलिए ये जो अखिलेश हैं या स्टालिन हैं या तेजस्वी हैं या केजरीवाल हैं और सोरेन हैं, उसमें ममता बनर्जी जी को भी जोड़ लीजिए, ममता बनर्जी भी जोड़ लीजिए गर्ग साहब। हाँ, तो आप एक राहुल गांधी को मार्जिनलाइज करके या उस पर आक्रमण करके इंडिया अलायंस को आप नहीं खत्म कर सकते। आपने कोशिश की थी कि, और नीतीश कुमार सबसे बड़ी लायबिलिटी इनके लिए बिहार में बनने वाले हैं। तो मैं जो कह रहा था कि अब जो मामला ये नहीं है कि सरकार ने पेपर लीक हुआ तो पेपर को रद्द कर दिया गया। अब जो डिमांड है लोगों की या युवाओं की या देश की वो है कि सरकार को रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि इसके मूल में चाहे पेपर लीक हो या तमाम चीजें हो। आप देखिए कि पार्लियामेंट में जो इन्होंने विपक्ष को मतलब 146 लोगों को बाहर करके सस्पेंड करके निलंबित करके जो कानून पास करवाए थे उन कानूनों को भी इन्होंने जुलाई तक के लिए धकेल दिया है जी। ये डरी हुई सरकार इस समय है और मोदी जी के पास उनके खुद के अलावा कोई बचा नहीं है जो उनके लिए काम कर सके या प्रचार कर सके। तो ये अभी जो स्थिति इस समय मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये सरकार एक, हम जो 1977 के साक्षी हैं इन चीज़ों को देखने वाले, वो ये देख रहे हैं कि ये जो रिपीट हो रहा है इस समय, वो रिपीट ये हो रहा है कि लोगों के समझ में आ गया है और सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं बिना डरे हुए, तो वो लोगों को ये लग रहा है कि पूरा का पूरा मामला अगर इस बार जीता नहीं गया। आपने देखा ना शरद पवार ने भी कह दिया है कि हमारा 39 सीटों पर समझौता हो गया है, बिल्कुल 6-7 सीटें बची है। तो आप ये बताइए कि कौन सा राज्य बचा है इंडिया अलायंस के लिए, जो मतलब गोदी मीडिया जैसा, ये प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे कि सभी लोग ये कह रहे थे कि ये इंडिया अलायंस तो खत्म हो चुका है। बहस का विषय ये था कि इंडिया अलायंस की मौत हो गई है जी।
जी है ना। आप देखिए, अगर पुराने वीडियोस निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह की डिबेट होती थी वो ये होती थी कि इंडिया अलायंस पर डिबेट चलती थी। आज एनडीए पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है कि एनडीए के क्या हाल है। तो ये इस समय जो मुझे लग रहा है कि वो इस सरकार के खिलाफ जो माहौल बना है, राहुल गांधी ने जो खड़ा कर दिया है अपने इनिशिएटिव से, वो महाराष्ट्र तक पहुंचते पहुंचते तो चीजें बहुत सारी बदल जाएंगी। महाराष्ट्र तक तो आप पाएंगे कि ये सरकार कई चीजों पर, फार्मर्स का आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है, जितना बड़ा ये एजिटेशन जो है फार्मर्स का, ये पिछले संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल हो गया है इसमें। जी, जो पिछला संयुक्त किसान मोर्चा था और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल अभी चला रहा था, इसमें पिछले लोग भी शामिल हो गए। बिल्कुल। तो ये किसान, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने गन्ने की कीमत बढ़ा दी या पल्सेस को लेकर इन्होंने जो कुछ किया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये किसान अब रुकने वाले नहीं है। मतलब किसानों के साथ जो आपने ज्यादती की या उनके साथ विश्वासघात किया, उनके लिए कानून बनाए आपने और फिर मांगों को माना नहीं, मुकदमे रद्द नहीं किए, एमएसपी की मांग को नहीं माना, तमाम चीजें। तो ये कुल मिलाकर इस समय देश में चारों तरफ, और मैं ये मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश है राजीव जी, वो इस बार कुरुक्षेत्र बनने वाला है जी, क्योंकि पिछले चुनाव में इनकी 9 सीटें कम हुई थी 2014 के मुकाबले। 71 से 62 पर आ गए थे ये, और इस बार अगर 18 सीटें और कम हो गई तो आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट, उत्तर प्रदेश का इम्पैक्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इम्पैक्ट पश्चिमी बिहार पर क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश पर क्या पड़ेगा, राजस्थान पर क्या पड़ेगा, ये तमाम जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उन पर क्या पड़ेगा। और हालत हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, इनकी जो बीजेपी स्टेट्स हैं उसमें भी बहुत हालत खराब है। इन्होंने अपॉइंट किए हैं वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों में इतना असंतोष है कि गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 91 सीट्स हैं और सबसे ज्यादा सेटबैक इनको यहीं से मिलने वाला है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के स्टेट्स हैं, पर ये सबसे बड़ा सेटबैक मिलने वाला है क्योंकि इन्होंने पुराने नेताओं को जो हाशिए पर डाला है, वसुंधरा को या शिवराज को, रमन सिंह को, वो सब इनके गले पड़ने वाले हैं इस समय। और कमलनाथ का जो मिसफायर हुआ है पूरा का पूरा, वो मध्य प्रदेश में इनकी बहुत दुर्गति बीजेपी की करने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि ये जो इलेक्शन है ये बहुत डिसाइसिव इस बार होगा। अब ये आर पार का होने वाला है। मतलब ये मुझे नहीं लगता, मैं पहले 220-30 दे रहा था, अगर ये मेहनत कर लेगा इंडिया अलायंस तो इनको 200 के नीचे अगर पटक दे एनडीए को तो ये इनकी कमर टूट जाएगी और सारे पूरे का पूरा इक्वेशन 1977 वाली स्थिति इस देश में आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। और एनडीए में है कौन, जेडीयू के अलावा, क्योंकि जेडीयू अभी फिर से शामिल हुई है ये पार्टी, लेकिन उसके अलावा एनडीए में है कौन? इधर अकाली दल ने मना कर दिया है, दूसरे दलों को आप देख लीजिए, छोटे छोटे दल हैं, इन दलों के बेस पे मतलब सिर्फ अगर है कोई पार्टी तो वो बीजेपी है। हाँ, महाराष्ट्र में देख लीजिए तो तोड़ी हुई पार्टियां दोनों, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, अजित पवार। तो जी गर्ग साहब, गुजरात में आपको केवल एक चीज कह रहा हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो 2 सीटें ली है, मतलब शायद भावनगर और भरूच की ली है। जी यही दोनों, जी बिल्कुल, है ना। भरूच की सीट तो इनके परिवार कांग्रेस के पास रही है और वो उनका जो, खैर वो एक अलग इशू है। 13% वोट शेयर था इनका 2022 के असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस की कमर तोड़ने में
आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12.92% था उनका जी, और उसमें 0.10 से 12.92 मतलब 12.82% का जंप लिया था इन्होंने इसमें। आप सोचिए कि जिस पार्टी ने कांग्रेस के लिए इतना विध्वंस मचाया गुजरात में असेंबली इलेक्शंस में, वो अगर खड़ी है कांग्रेस के साथ गुजरात में इस बार लोकसभा में, तो 26 सीटों का पूरा कैरेक्टर चेंज होने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यही जो 4 राज्य 91 सीटें, गुजरात से शुरू कीजिए, गुजरात 26 सीट, उसके बाद आप आ जाइए राजस्थान 25 सीट, उसके बाद आइए मध्य प्रदेश 29 सीट और 11 सीटें छत्तीसगढ़ में 91 सीट्स। और 91 सीट्स में से बीजेपी के पास जो सीटें हैं वो बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के पास जो सीटें हैं वो मात्र 3 सीटें पिछली दफा, एक यहां छत्तीसगढ़ में 2 सीटें और 1 सीट मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 1 भी सीट नहीं और गुजरात में 1 भी सीट नहीं, तो 3 सीटें। लेकिन यहां से अगर 20 सीट भी, और ये जो चारों राज्य हैं यहां आमने सामने की लड़ाई है कांग्रेस के सामने, तो इसलिए भी यहां बहुत दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये चारों राज्य आज की तारीख में बीजेपी शासित राज्य हैं। और इधर 91 सीट, 80 सीट आप आ जाइए उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी का शासन है, और वहां भी अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। 80 सीट वो, 91 सीट ये, और आप जोड़ते चलिए तो ये जो हिंदी बेल्ट है वहां की कहानी कुछ और नजर आएगी। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। ये फंसा हुआ चुनाव, इसकी चर्चा और इसके साथ साथ जो कुछ चल रहा है उसमें ये चुनाव कैसे फंसता जा रहा है, कैसे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। जरा आपका नजरिया इस पे जरूर सुनना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में हैं और आजू बाजू के राज्यों को देख रहे हैं बहुत नजदीक से, महाराष्ट्र पे भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि वहां की क्या परिस्थितियां। 48 सीटें हैं और उद्धव ठाकरे ने कह दिया है, इधर अभी गर्ग साहब भी बता रहे हैं कि एनसीपी ने भी, शरद पवार ने भी कह दिया है कि 39 सीटों पे हम लोगों ने अपनी सीट शेयरिंग की बात पक्की कर ली है। बची हुई जो 9 सीटें हैं वही बची हुई हैं और इसकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। यानी ये तय मानिए कि चुनाव की घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन अपने सीटों के बंटवारे की घोषणा ही नहीं, बल्कि अब तो खबर यह भी आ रही है कि अगले सप्ताह से कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स की घोषणा भी करना शुरू कर देगी। उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के नामों की सूची भी लगभग अब आने लगी है और इधर आज दिल्ली के नामों की सूची भी आने लगी। 3 सीटें दिल्ली की, लेकिन वहां के नाम की बात भी चल रही है। जरा आपसे समझो, क्या कुछ आप देखते हैं महाराष्ट्र में और क्या कुछ देखते हैं इन राज्यों में, क्योंकि इधर हिंदी बेल्ट की बात हम कर ही रहे हैं और हिंदी बेल्ट में ही अगर महाराष्ट्र को भी मान लिया जाए तो क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए चिंताजनक स्थिति है। एक जिस चीजों पे वो डिपेंड कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, वो सब कुछ होता जा रहा है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज कट रही है। जरा मैं आता हूं अमलेंदु जी के पास, आप जरा रिकनेक्ट कीजिए। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदी बेल्ट के ऊपर के दम पर फूल रही थी और जिसके दम पे 370 और 400 की बातें की जा रही थी, उसी हिंदी बेल्ट से भारतीय जनता पार्टी के पराभव की शुरुआत जो है वो समझा जा सकता है कि शुरू हो गई है। इस हिंदी बेल्ट में ही समस्याएं जो इंडिया गठबंधन को लेकर के थी, खासतौर से उनके सीट शेयरिंग को लेकर के, वो यहाँ सुलझ चुकी हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, जो जिसमें कई सारे दल हैं, उत्तर प्रदेश से ही कई दल हैं, बिहार से कई दल हैं, उनके बीच अभी तक सीटों का कोई बंटवारा नहीं है और सीटों की बंटवारा कौन करेगा ये भी अभी पता नहीं है। कांग्रेस ने बाकायदा एक टीम बनाई थी 5 लोगों की, एक कमेटी बनाई थी, उसने तमाम दलों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ बातचीत की, उनसे मांगा गया कि आप कहां लड़ना चाहते हो, लंबा एक डिस्कशन हुआ, उसके बाद जाकर के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला और सीट शेयरिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाई है कि किसके साथ सीट शेयरिंग होगी और किस आधार पर होगी और किस किस के साथ होगी। यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संकट इस समय है और हिंदी बेल्ट में यह संकट बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की अपनी रणनीति अपनाई पिछले 5 साल में, खास तौर से, मतलब उससे पहले भी तब भी नाम का एनडीए था, कुछ ना कुछ था, लेकिन इस बार जो ये 5 साल हुए, इसमें एनडीए कहीं मालूम ही नहीं पड़ा कि एनडीए है कहाँ।
एनडीए तब मालूम पड़ा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तो उसके टक्कर में जो है वो एनडीए जो था वो खड़ा किया गया कि ये एनडीए भी कोई है जहां जो भारतीय जनता पार्टी जिसको चला रही है या भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व कर रही है। उस एनडीए की बैठक में भी तमाम घटक दल जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक जो थे वो होते हुए नजर आए। सीट शेयरिंग पे कोई बात हुई कि नहीं हुई, किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई बात हुई कि नहीं हुई, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। नए नए दलों से जिनसे बात भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी या जिनको लाने की कोशिश कर रही है, उनसे किस आधार पर समझौता है, किस आधार पर बातचीत होगी, इसकी भी कोई जानकारी अभी किसी को नहीं है। तो जो घटक दल है वो आखिर बात किससे करना चाहेंगे, सवाल ये है। राजीव जी, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं एनडीए की घटक दल की बैठक का जो नजारा है, इसमें जो सबसे आगे प्रधानमंत्री के साथ एक खड़े हुए हैं दक्षिण के, ये ईपीएस है, एतापल्ली पलानी स्वामी। इन पलानी स्वामी जी ने अभी कहा है 12 फरवरी को ही कि मेरे दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से बंद हो गए। ये कहा है पलानी स्वामी ने। और एआईएडीएमके में 2 धड़े जो हो गए, मोदी जी ने ही करवाए एक तरीके से। उनके पन्नीर सेल्वम और पलानी स्वामी दोनों अलग अलग हुए, फिर उसके बाद उनको एक भी कराया गया। अब वो पन्नीर सेल्वम फिर से अलग हो गए हैं। तो वहां मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के घर में उत्पात मचाया है राजीव जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के लिए चिंता का विषय हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगियों के साथ चुनाव में जाना चाहती भी है, क्या वे सारे सहयोगी दल भी जो हैं वो चुनाव की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। जिन नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई है, क्या वो नीतीश कुमार भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? क्या जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत कहा जाए कि मजबूती के साथ खड़े हुए, जिनका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खोजना है। तो ये कुल मिलाकर के राजीव जी भारतीय जनता पार्टी की अपनी परेशानियां हैं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा करना शुरू कर दी है, अभी तक चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, यानी वहां जो है सब डील जो जिसे कहा जाता है वो लॉक होना शुरू हो गई। वहां जो है ये शुरू हो गया कि किसको लड़ना है, कहां लड़ना है। वहां ये तैयारी होगी कि कैंडिडेट किसको बनाना है। भारतीय जनता पार्टी अभी यही तय नहीं कर पा रही है कि उसको किसके साथ लड़ना है और किस आधार पर लड़ना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संकट है। और इंडिया गठबंधन की इस घोषणा के बाद खासतौर से समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ राजीव जी ये जिस तरीके से घोषणा हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ने के लिए काफी है। इतना ही घोषणा जो है, यही भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से शिकस्त मिलती हुई दिखाई देगी आपको, जिन सीटों पे गठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, जिन सीटों पे गठबंधन की घोषणा हो चुकी है और हिंदी बेल्ट लगभग पैक हो चुका है। और दक्षिण का हाल तो आप जानते ही हैं, दक्षिण भारत तो पहले ही पैक हो चुका है। और आज एक खबर और भी झटके वाली खबर बीजेपी के लिए आई, जब आंध्र प्रदेश में इनका समझौता चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने अपने सीटों का ऐलान वहां कर दिया है, लेकिन इनके साथ बीजेपी के साथ ये समझौता नहीं हो पाया है। एक खबर ये भी है। तो जो एक राज्य बचा हुआ था आंध्र प्रदेश, वहां भी बीजेपी को झटका लगा है। क्योंकि आप जानिए आंध्र प्रदेश में इस बार 2 चुनाव हैं, हर बार होते हैं 2 चुनाव, एक लोकसभा का चुनाव और दूसरा विधानसभा का चुनाव भी। यानी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं इसी वक्त अप्रैल के महीने में। हो सकता है कि 5वां एक राज्य जुड़ जाए, उसका नाम है जम्मू कश्मीर। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक आपको एनी हाउ जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना है। और 30 सितंबर का जो समय होता है वो समय धीरे धीरे कश्मीर जो है घाटी खासकर वो ठंड की तरफ बढ़ने लगती है। तो अप्रैल का महीना से बेहतर महीना वहां चुनाव करवाने के लिए नहीं हो सकता है। इसीलिए अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वहां चुनाव आयोग की टीम गई भी थी। देखते हैं क्या कुछ होता है। इसकी घोषणा भी हो जाएगी जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन 5 नहीं तो 4 राज्यों और 4 राज्यों में से आंध्र प्रदेश, जहां एक उम्मीदें बाकी थी, वहां भी अब चंद्रबाबू नायडू के साथ में समझौता ना होने के कारण, अभी तक आज की खबर बता रहा हूं, ना होने के कारण एक बड़ा झटका। दक्षिण के दरवाजे पूरी तरह से बंद, उत्तर जो है हिंदी बेल्ट है, उस हिंदी बेल्ट में जो परिस्थितियां हैं और किस ढंग से हिंदी बेल्ट को घेरने की कोशिश ही नहीं बल्कि अब घेरता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। जरा मध्य भारत में और सबसे बड़ा, अगर पश्चिम की तरफ बढ़ें मध्य से,
महाराष्ट्र की तरफ जरूर आना चाहता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति को हमारे साथी दीपक पाचपोर जी समझते भी बहुत अच्छी तरह से हैं। दीपक जी, वहां की राजनीति और वहां पर दो दलों में और बड़े बड़े, एक तरफ उद्धव ठाकरे का शिवसेना वहां पे और दूसरा एनसीपी, इन दोनों में, इसके बाद भी क्या लगता है कि यहां बीजेपी का जो परफॉर्मेंस पिछली दफा था उस परफॉर्मेंस को और उसके साथ अब एनसीपी, अजित पवार और शिवसेना जो टूटा हुआ है, ये सब मिलकर के उस चीज को क्या 48 सीटें, सेकंड पोजीशन वाला राज्य है, वो उस पर काबिज हो पाएंगे? देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत को कोई बहुत अच्छा कोई भी नहीं बता रहा है। सर्वे भी छोड़ दीजिए, अगर वहां के लोगों से बात करें तो 2-3 फैक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े खिलाफ हुए हैं। जिस प्रकार से एनसीपी को और ठाकरे को तोड़ा गया, मतलब शिवसेना को, उससे एक नाराजगी है और सहानुभूति जो है वो उद्धव ठाकरे के ही साथ है लोगों की, क्योंकि वो मानते हैं कि बाल ठाकरे के अगर कोई उत्तराधिकारी हैं तो वो यही हो सकते हैं। यहां तक कि उनके चचेरे भाई को भी कभी नहीं माना गया, जो मनसे के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे को भी कभी ऐसा नहीं माना गया कि वो बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, जबकि बाल ठाकरे जब तक थे तब तक उनके लिए ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले जो थे वो राज ठाकरे हुआ करते थे। एनीवे, अभी ऐसा था कि महाराष्ट्र में जब तक बाल ठाकरे थे तब तक ये माना जाता था कि दो ही स्टार वार्स जो है सबसे बड़े जो है वो शरद पवार थे और बाल ठाकरे हैं। बाल ठाकरे के जाने के बाद शरद पवार आज भी अनडिस्प्यूटेड सबसे बड़े लीडर वहां के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, किसी में भी न रहे। अब हाल ही में जो 2-3 लोगों को कांग्रेस से और जो तोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी ने मतलब एनसीपी वगैरह वालों को जो लिया वो तो लिया ही, उसमें अब आप देखिए मिलिंद देवड़ा को तोड़ लिया गया, अशोक चौहान को तोड़ा गया, कुछ समय पहले कृपा शंकर सिंह को जोड़ा जो मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे एक समय में। इस प्रकार से जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं पसंद आ रहा है और वहां की जनता को भी पसंद नहीं आ रहा है। शरद पवार देखिए किस कदर वो चाहते हैं कि कुछ भी किया जाए, लेकिन इस समय जीतना उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। यहां तक कि वो इसके भी लिए सोचने लग गई थी वो पार्टी एनसीपी का शरद पवार धड़ा, मतलब अब असली एनसीपी को तो चलिए निर्वाचन आयोग ने उनको दे दिया, लेकिन वो तो यहां तक कि अपनी पार्टी का विलय भी कराने के लिए तैयार थे कांग्रेस के अंदर। इसका मतलब है कि वो किस प्रकार की बड़ी तैयारी वो कर चुके हैं। इस प्रकार से महाराष्ट्र की बात मैं संक्षिप्त में ही खत्म कर दूंगा। महाराष्ट्र में जो है मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा परफॉर्मेंस जो किया जा सकेगा। दूसरी बहुत संक्षिप्त 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि व्यवहार किस प्रकार से बदला है। देखिए, जो युवा आज इनके पास राहुल गांधी के पास आके बात कर रहे हैं, अपनी चीजें कह रहे हैं, तो ये वो युवा वर्ग है जो 8 से 10 साल पहले, 12 साल पहले ये मोदी से और भारतीय जनता पार्टी का जो नया स्वरूप है उससे बड़ा प्रभावित था। उसको बुलडोजर में आनंद आता था, वो रोजगार की बातें नहीं करता था। उसको लगता था कि 800 सालों के बाद जो है भारत में एक हिंदू सम्राट आया है, तो वो इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं आया है कि वो आपके बेरोजगारी दूर करने के लिए। साफ कहते थे कि हमने मोदी को इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, हमने उनको बड़े कामों के लिए बनाया है। लेकिन अब उनकी आंखें खुल रही है। हमको अंदाज था कि ये जो 18-20 साल का जो युवा है, जब नौकरी की अंतिम कगार के पास तक पहुंचेगा तभी शायद उसकी आंखें खुलेंगी। अब सही बात है कि राहुल गांधी ने इनको एक तरह से जागृत कर दिया है कि आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने ओबीसी वर्ग को भी चेताया था कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो। आज प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से बताया, उसके बाद अब तो युवा बिना डरे, वरना ये जो सारा का सारा युवा था बड़ा खौफ खाता था, क्योंकि बीएचयू के अंदर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार से पुलिस घुसकर जो भी काम कर लिया करती थी, मारपीट कर लिया करती थी, उसके बाद जो खौफ था वो खौफ दूर होता नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के जो समझौते हो रहे हैं वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हो रहे हैं। आप देखिए, ऐसा नहीं कि कोई किसी को दबा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि हम बड़ी पार्टी है, हम छोटी पार्टी है। जिस प्रकार से आप पार्टी का भी इस दौरान जो घमंड ही कहूंगा मैं कि जो टूटा है, और उसने जिस प्रकार से काफी सीटें जो है कांग्रेस को दे दी, क्योंकि उसने मान लिया है कि कांग्रेस का भी हमें वर्चस्व स्वीकार करना पड़ेगा। और जहां व्यवहारिक था वहां पे उन्होंने पंजाब में सोच लिया कि हम आप अलग अलग लड़ेंगे। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ गठबंधन बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और यही स्पष्टता जो है इनको चुनाव में मतदाताओं के सामने जाने में इसमें आसानी रहेगी। अब असली बात यह है कि सबसे बड़ी, जो अंतिम बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी प्रकार से भी वो जो मुद्दे थे जिसको हम बहुत ही सतही मुद्दे कहते थे, भावनात्मक मुद्दे कहते थे, उसका दौर लगता है भारत की राजनीति से चला गया है। अब आपको राजनीति में टिकना होगा। इवन भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव में जाना है तो उसको जमीनी बातों पर उनको आना ही पड़ेगा। और जो अगर आप कहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे आप लड़ लेंगे तो राम मंदिर का मुद्दा 15 दिनों में ही
वो फीका हो चुका है राजीव जी। तो स्थिति ये बदली है और लोकसभा चुनाव जो है वाकई बहुत ही टफ होने जा रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए है वो कहां से बहुमत लाएगा। ये एक बहुत बड़ी पहेली है, इसे सुलझाने का काम वो खुद ही करे तो बेहतर होगा राजीव जी। जी, लेकिन आप सही कह रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा बहुत उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर शायद ये मुद्दा खरा नहीं उतर पा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। प्रेम कुमार जी, जरा आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, क्या देखिए, केजरीवाल जी के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको 7वां नोटिस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आतिशी ने, तमाम उनके दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई भी कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन मत कीजिए, इंडिया गठबंधन में मत जाइए, वरना केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ये धमकी लगातार, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम ऐसे नहीं कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें हैं रखी हुई, वही बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन में आना, शामिल होना, न सिर्फ शामिल होना, कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा करना, यानी इस बार आर या पार की लड़ाई नहीं दिखाई दे रही है। और यही हाल तो कहीं ना कहीं वहां पे भी दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में कमोबेश यही हाल, वेस्ट बंगाल में जैसे ही समझौता हो जाएगा वहां भी दिखाई देगा। आप देखिए, सारे नेता और उनके ऊपर ईडी की तलवार है। झारखंड में आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन ईडी गिरफ्तार करके अंदर रखे हुए हैं। आप बिहार में देखिए, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीशा भारती, सबसे पूछताछ ईडी ने कर लिया। और इधर आप केजरीवाल को देख रहे हैं, ऐसी ही हालत ममता बनर्जी के यहां भी है। उनके भतीजे को कई बार बुलाया जा चुका है। इसके बाद भी गठबंधन में एकजुट रहना ये छोटी मोटी बात नहीं है, और लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद तो जगती होगी ना। क्या यहां ये उम्मीद नहीं है इन लोगों के अंदर कि चलो हम जीत ही रहे हैं? क्योंकि एक होता है ना कि हाँ, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन यहां जीत की जो गुंजाइश होती है, जैसे 50, 60, 70%, तो 50 से ऊपर होगी गुंजाइश, इन लोगों ने सोचा होगा, तभी तो ये गठबंधन कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जरा उस एंगल से इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं आपके जरिए। जी राजीव जी, इसको ऐसे भी समझें, आपकी बात तक जो आ रहे हैं वहां तक पहुंचते हैं, ऐसे समझिए कि इतना दबाव रहा, सीबीआई, ईडी, जेल जाने का डर, पार्टी तोड़ने का डर, इन सब दबाव के बीच भी ये बीजेपी की तरफ एनडीए खेमे में जाने को क्यों नहीं तैयार हुए? भाई हो सकता था कि सब कुछ गुड हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं रहती, लेकिन भारत रत्न मिल जाते। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई वीआईपी पार्टी के सहनी नहीं है कि जिसके सारे एमएलए खरीद लिए, वीआईपी रह गई। आज ये अरविंद केजरीवाल कोई दूसरी क्षेत्रीय दल के नेता जैसे नहीं है, जिनको, और उन्होंने सीखा भी है कि बीजेपी के साथ जो लोग भी रहे, उस सारी पार्टियों को कैसे तोड़ा गया, तहस नहस किया गया, बर्बाद किया गया। तो अरविंद केजरीवाल और ये समझ रहे थे कि उनको अब एनडीए खेमे में लाने का मकसद ये नहीं है कि उनको कोई हमेशा के लिए एक वरदान दे देना कि भाई जेल से बचा रहे हैं, बल्कि ये है कि इनको इंडिया गठबंधन से अलग करके और अब शक्तिहीन बनाना ही उनका मकसद था। क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया को कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दीजिए। ये सब बातें भी आ चुकी ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा था, ये कही थी ये बात। तो अब जब ये टेस्टेड बात है कि बीजेपी हमें अपने साथ ले रही है हमारे करियर को खराब करने, पॉलिटिक्स को खराब करने, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने, तो जो आम आदमी पार्टी अपना लक्ष्य 2029 में देश में बड़ी पार्टी होने का और सत्ता में आने का लक्ष्य रखे हुए है, वो आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए अपनी ताकत को हम बढ़ाएं। बीजेपी के साथ जाकर के उनको अपनी ताकत बढ़ती हुई नहीं दिख रही। पंजाब में नेचुरली बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जनता, जहां आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा स्टेट पंजाब है, तो वो बीजेपी नेचुरल अलायंस नहीं रह जाती आम आदमी पार्टी के लिए। इसी तरीके से हम एक तरफ ये परिदृश्य है और दूसरी तरफ है उम्मीद। उम्मीद ये है
कि जनता देख रही है कि जनता का रुख दिख रहा है कि वो बीजेपी की राजनीति के खिलाफ हो रही है। महाराष्ट्र में अभी हमारे साथी ने कहा, पचौरी जी उन्होंने कहा, दीपक जी ने, मैं नाम भूल जाता हूँ, दीपक जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र की सियासत है वो सियासत बता रही है कि जनता गुस्से में है बीजेपी के लिए कि उसने तोड़फोड़ मचा दी। तो यही हालत तो बिहार में भी है, जिसने कोई नीति सिद्धांत ही रहने नहीं दिया, छोटी छोटी पार्टियों को भी तोड़ दिया, नीतीश कुमार को तोड़ दिया है, लोग पता नहीं क्या हासिल कर लिया, सारे सिद्धांत समझौते पे रखे गए। तो वहां भी आक्रोश है। ये आक्रोश जो है, इसके अलावा जो मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं देना, जिस बारे में राहुल गांधी हर सभा में कहते हैं, आओ आओ आओ, एक युवा को खड़ा करते हैं, बोलते हैं कि ध्यान कैसे भटकाते हैं भाई, धमकी दे के मारते कैसे हैं, आपका पॉकेट कैसे काटते हैं, ये जो बात वो समझा रहे हैं। तो ये बातें जनता को समझ में आ रही है। जनता के मन में अब ये बात आ गई कि ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है। मूल बात यहाँ है, उनके भले इतने दिनों में नहीं आ रही थी, धीरे धीरे आई, कई बातें स्पष्ट हुई। ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है, ये सरकार चुनाव चोरी करती है, ये सरकार महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं रखती है, ये सरकार फोकसबाजी करती है, दिखावा करती है। ये सारी चीजें जनता के सामने आई हैं। और इसकी जिस तरीके से गोदी मीडिया प्रचार करती थी, मित्र मीडिया, तो मित्र मीडिया के बारे में अवधारणा ये हो गई है कि भाई ये तो बोलेंगे ही, ये तो मित्र मीडिया है, मित्रों के लिए बोलेंगे, अंबानी अडानी के लिए बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के लिए बोलेंगे, तो उनकी बातों का वजन भी खत्म हो गया। तो इस वजह से हर तरह से जो निराशा दिख रही है, तो जनता के बीच बदलाव की जो ललक पैदा हुई, उसने आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों में एक आशा की किरण पैदा की कि, और वही आशा की किरण जो है इंडिया गठबंधन को नई ऊर्जा दे रही है। जो चीज आज दिख नहीं रही है, धुंधला दिख रहा है या झूठे प्रचार में वो छिप रहा है, वो चीजें राजनीतिज्ञ बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। बहुत तरह के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। विदेश से प्रतिनिधिमंडल आ रहा है तो अब सोनिया गांधी से मिलने जा रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब है कि विदेश के लोगों को भी ये अंदाजा लग गया है कि इंडिया में जनता क्या करने जा रही है। जो खुफिया रिपोर्ट है, देश भले छिपाया जाए, दुनिया को पता चल गया है कि भारत की जनता इस बार बदलाव के पक्ष में जा रही है। इन सब कारणों को लेकर के देखें और साथ में कांग्रेस का जो चुंबकत्व है, जिस कारण से क्षेत्रीय दल उनसे जुड़ रही हैं, उसको जोड़ कर देखें तो हर स्टेट में कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के पॉलिटिकल नजर आ रहा है क्षेत्रीय दलों को। वो क्षेत्रीय दल जो पहले कांग्रेस से अपने आप को सोचते थे कि हमारा अस्तित्व खतरे में होगा, लेकिन इन दिनों अब लग रहा है नहीं, बीजेपी हमारे अस्तित्व को मिटाने में लगी है। और इसी वजह से अपने अच्छे पॉलिटिकल करियर के लिए, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए और इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए, ताकि अपने वजूद को बचाया जा सके। जनता तो उनके साथ है ही, लेकिन ये सरकार उनको तोड़ फोड़ करके तहस नहस न कर दे, वहां पर वजूद का संकट है। हम जब बोलते हैं ना कि वजूद के लिए एकजुट हो रहे हैं, नहीं जी, इसलिए नहीं कि 4 सीट जीत लेंगे इसलिए एकजुट हो रहे हैं, इसलिए कि अगर एकजुट नहीं होंगे तो ये तानाशाही सरकार हमारी पार्टी को भी नहीं छोड़ेगी और तहस नहस कर देगी, खरीद फरोख्त कर देगी। इसके लिए लोग एकजुट हुए हैं और जनता को ये बात समझ में आई। सब कुछ सिंक हो गया है, सब कुछ सिंक हो गया है और ये तानाशाही सरकार बदलने की दिशा में जनता खड़ी है और विपक्ष गोलबंद है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष का बोलबाला यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। जल्दी से आना चाहता हूँ शकील जी के पास, फिर श्रवण जी के पास आते हैं। शकील जी, राहुल गांधी की कल जो यात्रा, खासकर उत्तर प्रदेश की यात्रा का कल आखिरी दिन है उत्तर प्रदेश, और उस लिहाज से देखा जाए सबसे बड़ा राज्य, कितना फ्रूटफुल यहाँ से जो खबरें आ रही हैं, क्या कुछ रहा है, जरा आपसे समझना चाहता हूँ। और कांग्रेस में
कितना उत्साहवर्धन हुआ है। और यहाँ क्योंकि चूंकि ऑलरेडी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ इसी यात्रा के दौरान गठबंधन हुआ है। कल जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पे होंगे, शायद वहाँ प्रियंका गांधी भी हों, तो क्या कुछ यहाँ से इस चुनाव को आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हैं? 80 सीटें हैं शकील जी। देखिए राजीव जी, मोदी जी जो हैं वो काम से नहीं जीतते हैं, वो जीतते हैं नैरेटिव से। और जिस राहुल गांधी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस राहुल गांधी की हिम्मत से, उसके बाद जब वो बिहार पहुंचे वहां तेजस्वी की हिम्मत से, और यहां यूपी में अखिलेश की हिम्मत से पूरा का पूरा नैरेटिव जो है चेंज हो गया। मोदी जी का खेल ही सारा का सारा नैरेटिव पे था। वो बेरोजगारी पे बात नहीं करते। जब वो वहां वाराणसी में थे कल, और सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा था यूपी के अंदर, छात्र सड़क के ऊपर थे, लेकिन उन्होंने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। वो बोलते क्या है कि राहुल युवराज वो हमारे युवाओं को क्या कह रहे हैं। वो कभी भी महंगाई पे नहीं बोलते। जो प्रियंका ने कहा कि तुम बाजार जाते हो 3 चीजें लेने और एक चीज लेके लौटे आते हो, वो कभी इस पे नहीं बोलते कि सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की हालत क्या हो गई है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सबको प्राइवेट में जाना पड़ता है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में कोई मरीज की देखरेख नहीं हो रही है, सरकारी शिक्षा खत्म हो गई है, बच्चों को प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। तो मोदी जी या डबल इंजन की सरकार ये सब नहीं देख रही है, वो सिर्फ नैरेटिव पैदा कर रही है। 1000 साल की बात कर रही है वो, कि 1000 साल के लिए हम नींव का पत्थर रख रहे हैं। अरे यहां पे आदमी को शाम के खाने की फिक्र पड़ी हुई है कि शाम को रोटी कहां से आएगी, आप 1000 साल की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने वो सारा का सारा नैरेटिव जो माहौल बनाया था झूठ का, वो तोड़ के रख दिया। ये यूपी में राहुल गांधी की सबसे बड़ी सफलता है। और अभी तो एक दिन बाकी है कल का। कल आप देखेंगे कि कल बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि कल जो है अखिलेश भी उनके साथ मिलने वाले हैं। तो ये जो है मोदी जी का नैरेटिव की जो राजनीति, जिसे कहते हैं कि गुब्बारा हवा से भरा हुआ है, वो जब फूटेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। काम वाले के पास तो कुछ बच जाता है। जनता कहती है कि नहीं इसने ये काम किया था, इसने ये किया था। भाई सोनिया गांधी जो है उसने किसानों के कर्ज माफी की थी, वो मनरेगा लाई थी, वो आरटीआई लाई थी, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाई थी, इंदिरा गांधी ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था। इनके नाम पे क्या आएगा? इन्होंने क्या किया? सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत और विभाजन फैलाया। जी नोटबंदी बोल रहा था मैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे सिर्फ नफरत और विभाजन फैलाया। और उस नफरत और विभाजन का असर अब क्या हुआ कि किसान को लोग खालिस्तानी कहने लगे। मणिपुर में पूरा का पूरा आग में झोंक दिया आपने उसको, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ। आज यही तो बोला प्रियंका ने कि महिलाओं पे अत्याचार करने वालों के ऊपर बुलडोजर चला गया, किसानों को रोधने वाले किसानों को रोन दिया। तो ये जो वो सोच रहे थे कि नफरत की आग जो है सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रहेगी, तो आग पे तो कोई नियंत्रण कर नहीं सकता। मोदी जी क्या करेंगे? वो अब सब जगह फैल गई है, पूरे देश में फैल गई है। और उसके जो खतरनाक परिणाम हैं उसके बारे में या सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अब जनता सोचने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में छात्रों ने जो आंदोलन किया, बेरोजगार युवाओं ने जो आंदोलन किया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें मजबूर होके यूपी सरकार को परीक्षा रद्द करना पड़ी। और ये जो है छात्रों में बहुत हिम्मत आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि शाम की रोटी की व्यवस्था नहीं है। तुम कह रहे हो 1000 साल के लिए हमने नींव का पत्थर रख दिया। माँ बाप किस तरह लोग हंस रहे हैं इस बात के ऊपर, जब हमने आज लिखा कि उसने लड़के ने कहा कि मैंने कभी दाल फ्राई नहीं खाई। लोग कह रहे हैं साहब ये कौन सी बात हुई? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि लड़के पढ़ते किस तरह हैं गरीब के। गांव से माँ किस तरह से बाप से भी छुपा के पैसे पहुंचाती है, और बाप मां से छुपा के पैसे पहुंचाता है। हालत इतनी गंभीर है, शहर में रह के पढ़ने वालों का खर्चे का आप अनुमान लगा सकते हैं। इन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है, व्यवस्थाएं मालूम नहीं है कि कैसे होती है और क्या होती हैं। और वो लड़के और लड़कियां, आपने फेलोशिप सारी बंद कर दी, छात्रवृत्तियां बंद कर दी। पहले यूजीसी की मिलती थी, उसको कम कर दिया आपने। उसके सहारे बच्चों का काम हो जाता था। और कुछ बच्चे, खासतौर से लड़कियां, तो अपने माँ बाप को कुछ पैसा ही पहुंचा देती थी जो फेलोशिप मिलती थी।
नेट की, इन्हें मालूम है कुछ कितना बड़ा आंदोलन हुआ था जब नेट की फेलोशिप इन्होंने खत्म कर दी थी। तो जो सरकारी शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई थी नेहरू ने, इसीलिए बनाई थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटियां बनाई थी। इन्हें मालूम है कुछ कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी क्यों बनती है? कि लड़के और खासतौर से लड़कियां वहां रह के अपने खाने पीने की, फीस की सब समस्याओं से मुक्त होकर पढ़ सके। जेएनयू को आप तबाह क्यों कर रहे हैं कि जेएनयू में फीस हिंदुस्तान में सबसे कम है, दुनिया में सबसे कम है। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जामिया रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, एमयू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। क्या किया आपने बीएचयू में? यूनिवर्सिटी के अंदर लड़की को निर्वस्त्र करके उसके साथ बलात्कार होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और वो जाके फिर चुनाव प्रचार में लग जाते हैं बीजेपी के। ये हालत हो रही है। तो ये सब चीजें अब सतह पे आ गई हैं, इसीलिए आज जो है उन्हें परीक्षा कैंसिल करना पड़ी। और ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, यूपी में और दूसरे सभी राज्यों में किसी भी तरह से कोई नौकरी पाई नहीं पाए, ये सारी उसकी योजना है। अग्निवीर से बड़ा कोई बात हो नहीं सकती। देश की सीमाओं से, देश की सुरक्षा से आपने समझौता कर लिया। सारे बड़े बड़े जनरलों ने कह दिया कि इससे खराब योजना हमने कोई देखी नहीं है। ये लड़के जो हैं इनके साथ भी बुरा हो रहा है और सेना के साथ तो हो ही रहा है। इसलिए अब ये चुनाव जो आप कह रहे हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति में आ गया है। और वो इसलिए आ गया है कि इंडिया को जनता ने एक किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि सारे दल अपने अपने आप में सब 30 मार खा समझते थे, कोई किसी से कम नहीं था, मगर जनता की ताकत ने उनको सबको एकजुट कर दिया। सीट शेयरिंग हो गई और आप देखेंगे कल आखिरी दिन है यूपी का, और यूपी से कल फिर एक बड़ा संदेश जाएगा जब अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हो। जी बिल्कुल। गर्ग साहब के पास आऊं, लेकिन यूपी से एक संदेश अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके दिया है, उस ट्वीट को सामने लेके आते हैं और फिर सीधे आता हूं गर्ग साहब के पास। क्लोजिंग कमेंट भी उन्हीं के द्वारा लिख रहे हैं राहुल गांधी, इस बेपनाह मोहब्बत के लिए उत्तर प्रदेश का आभार। हम आपकी आंखों में बदलाव की आंधी देख रहे हैं। जैसा प्रियंका ने कहा, हमें बदलाव लाना है और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। जुड़ेगा उत्तर प्रदेश, जीतेगा देश, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। चलिए, यहीं से हम आपकी आंखों में बदलाव की आंधी देख रहे हैं, जो भीड़ है। जरा यहीं से आपकी टिप्पणी और यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, 2-3 महीने पहले और अब 2-3 महीने बीत जाने के बाद सिर पे बिल्कुल चुनाव है, क्या कुछ आप देख रहे हैं गर्ग साहब? देखिए, एक चीज जो हम लोग, मैं थोड़ा सा अलग चीज पर बात कर रहा हूं। सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला कि वो जितने इस तरह के ट्वीट्स हैं उन लोगों के अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाए जो आंदोलनों को सपोर्ट कर रहे हैं। एलन मस्क ने वो उनका जो सरकार का पत्र है, वो दबाव जो है उसको एक्सपोज कर दिया। साथ ही ये लिखा कि हम मान रहे हैं आपकी बात, चूंकि आपने उसमें बताया है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे कर्मचारियों पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी, पर हम इसको प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ मानते हैं। राजीव जी, आप ये बताइए कि ट्विटर के भारत में केवल 3.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 3.25 करोड़। क्यों इतनी डरी हुई है ये सरकार केवल ट्विटर से, फेसबुक से, जिनके की कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है और जिन पर दबाव डाला जा रहा है? गोदी मीडिया का जो सबसे बड़ा चैनल है हिंदी का, उसके 3 करोड़ घरों में 3 करोड़ घरों में देखा जाता है। 3 करोड़ घरों का मतलब है 15 करोड़ लोग देखते हैं। 55% उसका शेयर है टोटल व्यूअरशिप में। आप क्या मानते हैं कि ये जो गोदी मीडिया के जो इतनी बड़ी ताकत है, वो क्यों नहीं काम कर पा रही है? 3 करोड़ घरों में अगर केवल एक चैनल देखा जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा हिंदी गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है, और 55% उसकी शेयरिंग है जी,
गोदी मीडिया की जो मदद है वो खत्म हो गई है। मैं मतलब जो मूल मुद्दा है उस पर आ रहा हूं। बिल्कुल, उसका प्रभाव खत्म हो गया है। जैसे आप लगातार एंटीबायोटिक लेते रहें तो एक सिचुएशन पे एंटीबायोटिक का असर भी खत्म हो जाता है। आपने गोदी मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि अब लोगों ने उस पर यकीन करना बंद कर दिया। आपके 50 लाख सब्सक्राइबर क्यों हैं? मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये बड़ी बात है। इसका मुख्य कारण यह है कि दुनिया भर में ट्विटर के 57-58 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और ये हुकूमत डरती है इसकी दुनिया में जो इमेज खराब हो रही है उसको लेकर। पूरी दुनिया को पता चल रहा है। अमेरिका में, ब्रिटेन की संसद में बहस हो रही है। जो वो एक फार्मर को जो गोली लगी, जिसकी मौत हुई, उसको लेकर वहां सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। प्रधानमंत्री बंगाल जा रहे हैं और वहां शायद 2 या 3 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं और 24 परगना भी जाएंगे। और 24 परगना में संदेश खाली का पूरा मामला है। जी। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अमित शाह ने अपनी बंगाल यात्रा कैंसिल कर दी, कोई कारण नहीं। कारण यह बताया गया है मीडिया में कि भाई वो चाहते थे कि जो वहां के जो बीजेपी के लोग हैं उनका अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो और वो अपने सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें लगे रहे। तो फिर प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो 24 संदेश खाली तो नहीं जाएंगे, पर 24 परगना में ऐसी जगह जाएंगे जहां वहां के पीड़ितों से मिलेंगे। इनके पास अब केवल बंगाल बचा है और आपने देखा कि संदेश खाली में बीजेपी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल के 70% हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए और वहां की 42 सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा जो वहां मुद्दा बनने वाला है बीजेपी के लिए कि वो अपनी सीटों को बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है बंगाल में। वहां जिस तरह की स्थिति है बंगाल में, बीजेपी के पास इस समय 18 सीटें हैं जी, जो कि कम नहीं होती है। 42 में से 18 सीटें और टीएमसी के पास 22 सीटें हैं। तो ये अब जो लड़ाई है ना, आपने देखा कि जुडिशरी का जो रुख है जी, हाल के 2 फैसलों में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में और चंडीगढ़ के मेयर का जो इलेक्शन है, आप अगर सोचिए कि अगर वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनका प्रोसिक्यूशन हो जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन पर मुकदमा चलता है, उनको सजा हो जाती है चुनाव के पहले, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और चंडीगढ़ का जो चुनाव है उसको लेकर जिस तरह की चर्चाएं पूरे के पूरे देश में और दुनिया में हुई है, उसने जो बड़ा सवाल खड़ा किया है वो ये किया है कि अगर आप केवल 20 वोटों में इतना बड़ा घपला कर सकते हैं तो पूरे देश में कितना बड़ा घपला कर सकते हैं। तो ये जो दबाव है, चौतरफा दबाव है। मतलब जो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि इस समय जब जो दबाव खड़ा हो गया है वो सरकार की बर्दाश्त के बाहर है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के सामने और देश के सामने, वो अगर हम पूरी तरह से विपक्ष उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए राहुल गांधी इस चीज को जानते हैं। आपने देखा भी है क्या कहा उन्होंने, अगर साथ नहीं जुड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। उनकी जो आखिरी लाइन है राहुल गांधी के ट्वीट की, वो यही तो है ना कि जुड़ेंगे तो बचेंगे, बिल्कुल बिखरेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा और जो आक्रामकता आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की, आपने जो दिखाई अभी, जो पूरी की पूरी मुरादाबाद में जिस तरह से उन्होंने
संबोधित किया। पूरी एक लॉबी लगी हुई थी कि राहुल में और प्रियंका में मतभेद हो गए हैं और तमाम चीजें हो गई हैं, और उसको लेकर उन्होंने पूरा का पूरा मामला ध्वस्त कर दिया। ये सरकार अब अपने लास्ट लेग पर है और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो इसलिए ये जो मौका है और ये जो विश्राम है, जो कुछ दिन का, इसमें राहुल गांधी कैम्ब्रिज भी जा रहे हैं, वो दिल्ली में भी हैं, इस दौरान देश की राजनीति किस तरह की करवट लेती है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार भी चुप नहीं बैठेगी। एक चीज आपको और हमको सबको ये समझना है कि सर, अगर विपक्ष इतनी ताकत लगाकर लगा हुआ है तो क्या सरकार चुपचाप देखती रहेगी या मोदी जी चुपचाप देखते रहेंगे? वो क्या रिटेलिएट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो भी देश देखेगा, क्योंकि ये अब लड़ाई जो है वो एक चुनाव की तारीखों के घोषणा के पहले के दौर में है। घोषित होते ही सारी की सारी चीजें बदल जाएगी। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गर साहब की चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही चीज़ें बहुत सारी बदल जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो ये 15 दिनों का समय है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं 15 दिन के समय में हम देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, अभी कुछ दिनों में हम लोग और दूसरे राज्यों के जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातें हम सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर एनडीए की बात भी लगातार हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है जिसके बारे में कोई खबर नहीं आती है। जरा आपसे एक सवाल और भी करना चाह रहा था, जो महाराष्ट्र की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाल तो हम सामने देख रहे हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र है उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में दो बड़ी पार्टियां, जो उसमें से एक पार्टी शिवसेना जो पिछली दफा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी, उसमें दो फाड़, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे, लेकिन कांग्रेस एनसीपी में भी महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा भी, उसमें भी दो फाड़। तो ये दो फाड़ होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि यहां इंडिया गठबंधन के लिए, मैं एनडीए के लिए नहीं कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन के लिए कुछ विन विन सिचुएशन नजर आता है? क्या कुछ खबरें आपके पास आ रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त सिचुएशन है इंडिया अलायंस के पक्ष में। बीजेपी के पास वहां 23 सीटें हैं इस समय 48 में, और शिवसेना जो कंबाइंड थी वो 18 सीटें थी। अब ये जो संकट है बीजेपी के सामने, सबसे बड़ा संकट ये है कि एनसीपी को तोड़ लिया उन्होंने, शिवसेना को तोड़ लिया, क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि एनसीपी के पास जो सीटें हैं वहां 4 सीटें हैं कुल 48 में। अब सीटें देना पड़ेगी 48 में अजित पवार गुट को भी देना पड़ेगी। पहले एनसीपी लड़ा था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ, अब इनको 48 सीटों में एनसीपी को भी देना है, अजित पवार को भी देना है, क्योंकि अजित पवार की एनसीपी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि वही असली एनसीपी है। एकनाथ शिंदे के पार्टी को असली शिवसेना बता दिया गया है। तो 48 सीटों में अजित पवार को कितनी मिलेंगी, अठावले की पार्टी को कितनी मिलेंगी, और एकनाथ शिंदे को कितनी मिलेगी, और बीजेपी कितनी रही? आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर शरद पवार ने तो कह दिया कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर एनडीए की कोई अंडरस्टैंडिंग आपको सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र में दूसरा ये कि अभी जो आंदोलन हुआ था मराठवाड़ा में, मराठों के रिजर्वेशन को लेकर जो 10% इन्होंने दिया है, वो जरांगे पाटिल ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा हमको अलग से नहीं चाहिए, हमको आप जो ओबीसी में जो 27% है उसमें हमको चाहिए। ये लोग ओबीसी में देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अलग से अगर देंगे तो उसको चैलेंज कर दिया जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो लिमिट है उसको वायलेट कर रहे हैं। और वहां का जो ओबीसी है इस समय पूरी तरह नाराज है मराठों को रिजर्वेशन देने के, और महाराष्ट्र कैबिनेट में छगन भुजबल उसका विरोध कर रहे हैं।
ये सरकार बहुत जबरदस्त संकट में महाराष्ट्र में फंसी हुई है और पूरी की पूरी सिंपैथी इस समय आपने देखा कि वहां जितने उपचुनाव हुए उसमें शिवसेना के और कांग्रेस के लोग जीते जी। ये लोग लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आज तक चुनाव नहीं करवा पाई वहां लोकल बॉडीज के। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि ये जो इंडिया अलायंस है इसको जबरदस्त गेन होने वाला है इस पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में, और ये काफी इनके लिए चिंता का विषय है क्योंकि ये शरद पवार को तोड़ना चाहते थे, शरद पवार नहीं टूटे। अजित पवार ने बहुत कोशिश की। वहां केवल 2 लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत है राजीव जी महाराष्ट्र में, एक तो है शरद पवार और दूसरे हैं उद्धव ठाकरे, बाकी किसी की नहीं है। और अगर प्रकाश आंबेडकर भी जुड़ जाते हैं इंडिया अलायंस के साथ तो आप ये मानेंगे कि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है 48 सीटों का महाराष्ट्र में, ये चेंज होने वाला है। और ये चेंज हो गया, उत्तर प्रदेश चेंज हो गया और बंगाल चेंज हो गया और बिहार हो गया, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक फर्क पड़ने। जो मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार के रिजल्ट मैसिव तौर पर इधर से उधर हो सकते हैं। मैसिव कह रहा हूं मैं। ये जो मेरा पूर्व का अनुमान है 220 मिलेगी इनको बीजेपी को, वो भी ध्वस्त हो सकता है। इस समय जो लहर है वो काफी अलग किस्म की चल रही है देश में, और ये अगर और बढ़ती है आगे तो ये कई चीजें, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ फैसले बाकी हैं। सबसे बड़ा फैसला ईवीएम को लेकर है जी। प्रशांत भूषण जोर दे रहे हैं कि आप ईवीएम पर फैसला चुनाव के पहले कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर टालती है, चुनाव के बाद पर टालती है और ये कहती है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, इसी पद्धति से होंगे, तो वो थोड़ा सा ब्लो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर भी उसके कारण प्रभाव पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईवीएम के खिलाफ आ जाता है और वो जो अंदर वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको लेकर अलग से गिनती का जो मामला हो जाता है, आप पाएंगे कि पूरा का पूरा चुनाव बदल जाएगा। और इस समय लोगों की बहुत सारी उम्मीदें न्यायपालिका पर टिक गई है, खासकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो इनकी कमर तोड़ी है उसके बाद से। ये नया जो अभी आया है, आपने देखा ना कि किस तरह से 30 कंपनियों को उन्होंने प्रेशराइज किया चंदे के लिए। वो पूरा का पूरा जो मामला आरटीआई के जरिए जो आया है जी, न्यूज लॉन्ड्री ने प्रकाशित किया। न्यूज लॉन्ड्री ने जो प्रकाशित किया वो बहुत ही, मतलब आपको एक चीज राजीव जी, पूरे आपके दर्शकों को एक तरह ये भी होना चाहिए, इस समय कारपोरेट सेक्टर के जो, मतलब अडानी अंबानी को छोड़ दें, बाकी उद्योग बहुत खुश हैं कि ये जो जबरदस्ती करके, छापे डलवा के, प्रेशराइज करके जो चंदा लेते थे उस पर रोक लगेगी और वो एक बहुत बड़ा देश के विकास में बहुत बड़ा सहायक चीज होने वाली है। तो ये हम जो मानते हैं ना कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो इनकी बैकबोन है, उसमें ये कुछ जो बड़े घराने हैं उनको अगर छोड़ दें तो बाकी उद्योगपति तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये सरकार जाए और कब वो देश में रियल इन्वेस्टर्स क्लाइमेट कायम। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये आप लोगों ने कल देखा ही था दोस्तों, न्यूज पॉइंट में हमने उसकी चर्चा भी की थी कि कैसे 30 कंपनियों पर दबाव डालकर उनसे चंदे लिए गए और 1-2 रुपए नहीं बल्कि 335 करोड़ रुपए बीजेपी के खाते में गए, और उस पर हमने कल पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई थी। न्यूज लॉन्ड्री की ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, और उसके जरिए ये एक बहुत बड़ा खुलासा था और उसी का जिक्र भी कर रहे थे श्रवणगढ़ साहब। और उसके अलावा देश में कैसे और खासकर महाराष्ट्र की परिस्थितियां क्या हैं, और महाराष्ट्र का जिक्र यहां पे इसलिए अलग से कर रहा था क्योंकि सबसे बड़ा राज्य वो उत्तर प्रदेश और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, जहां 48 सीटें हैं और नजरें जो हैं वहां भी टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी लगातार ये चाहते रहे हैं कि ऐसे राज्य जो बड़ा राज्य है वहां पर
अपनी सरकार रहे, सत्ता अपनी रहे, चाहे जो भी हो जाए, और ताकि जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव, उसमें शासन प्रशासन हमारे हाथ में है, तो हम अपने हिसाब से चुनाव करवा पाएं। कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे साथी दीपक पासपोर्ट जी, जल्दी से, उसके बाद खत्म करते हैं कार्यक्रम को। जी 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 एक बहुत छोटी सी बात है, महाराष्ट्र की राजनीति से को लेके है, दुर्भाग्य से उसका जिक्र हो नहीं पाया था। ये 3 फरवरी की घटना है, वहां पर एक विधायक है गणपत गायकवाड़, उन्होंने उल्लासनगर के थाने में जाकर महेश गायकवाड़ नामक एक एकनाथ शिंदे गुट के नेता को गोलियां मारी, और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री के निवास से भी गोलियां चलेंगी और पूरा जो महाराष्ट्र है वो गुंडों का राज्य बन जाएगा। अब आप बताइए कि 2 पार्टियों के बीच अगर इस तरीके के संबंध हो तो कितने मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, ये सोचने की बात है। राजीव जी, ये एलिमेंट जोड़ना मैं आवश्यक समझता था। जी, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और बहुत सही आपने किया यहाँ जोड़ा, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो क्या पूरे महाराष्ट्र के नेता हैं, ये भी सोचना होगा। ये आपसे बेहतर कौन बताएगा डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी कि एकनाथ शिंदे कहाँ के नेता हैं, लेकिन आज वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं। आने वाला चुनाव बताएगा कि किसका कितना बड़ा दायरा है और कितना प्रभाव है जनता के बीच, यानी जन नेता कौन है। ये सब कुछ आने वाले चुनाव में, और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब तो अगले 2 महीने में चुनाव खत्म होने की कगार पे होगा। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्रवणगढ़ साहब आपका, शकील अख्तर जी आपका, प्रेम कुमार जी आपका, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपका बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम